नमस्कार दोस्तों। कई तरह की खबरें इस बीच आ रही हैं। एक खबर ये भी आ रही है दिल्ली के हवाले से कि कोविड की दूसरी लहर आ सकती है, क्योंकि इधर दिल्ली में अचानक कुछ केस ज़्यादा बढ़े हैं। और कुछ मार्केट की खबरें हैं, कुछ मैगजीन्स की हेडलाइंस हैं। इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने अर्थविद डॉक्टर आलोक पुराणिक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। ओंकार भाई आलोक नमस्कार। आलोक जी, कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उनमें से जी। एक मुद्दा ये है कि कोविड की दूसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। खास तौर से दिल्ली में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, हालांकि दूसरे राज्यों में तो घट रहे हैं, और ओवरऑल देखें तो उत्साहजनक चीजें हैं, संतोषजनक चीजें हैं। और ये कहा जा रहा है कि शायद अगले फरवरी मार्च तक काफी हद तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अगर ये कोविड की नई लहर आई, चाहे जो अनलॉक चल रहा है उसमें जो लापरवाही हो रही है उसकी वजह से, चाहे सर्दी की वजह से, चाहे जो खास तौर से एनसीआर इलाके में प्रदूषण अपनी एक लीला दिखाता है इस सीजन में, उसकी वजह से, तो ये इकोनॉमी के लिए, आर्थिक सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, कोविड का सीधा रिश्ता हमारी आर्थिक सेहत से है, देश की आर्थिक सेहत से है और व्यक्तिगत आर्थिक सेहत से है। और कोविड ने पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया और हमारे साथ इकोनॉमी के साथ क्या किया, ये तो अब कोई दबा छुपा नहीं है। नकारात्मक ग्रोथ रेट की बात, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। और एक चीज और आप नोट करेंगे कि कोविड गया नहीं है, मगर कोविड का डर जो है धीमे धीमे लोगों से जा रहा है और उसके चक्कर में असावधानियां हो रही हैं। उसके चक्कर में जो न्यूनतम सावधानियां बरतनी चाहिए वो नहीं बरती जा रही हैं। और बल्कि अखबार में खबर ये थी कि तीसरी लहर चल रही है। और दूसरी लहर या तीसरी लहर की डिबेट में ना भी जाएं तो पिछले करीब एक हफ्ते से 5,000 डेली के केसेस जो आ रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। और बल्कि आज तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी है कि नवंबर तक 12,000 डेली केसेस की तैयारी दिल्ली कर रही है। तो पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों से सकारात्मक खबरें हैं। उस सकारात्मक खबरों को दिल्ली अपने आप में अकेला मेटने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे ख्याल में आपका चैनल या जो भी माध्यम है उनके जरिए ये आप उद्घोष करें कि भाई अभी कोविड चला नहीं गया है, इसका डर भी बना रहना चाहिए अभी। और वो जो हैंड वॉश है और सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क लगाना है, वो उसको लेकर लोग मास्क लगा रहे हैं और मास्क गले पे लगा हुआ है, मतलब वो नीचे आ गया है, मतलब एक फॉर्मेलिटी जैसा हो गया है। तो जब तक ये इसका प्रॉपर वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती, मुझे लगता है कि सावधानी ही एकमात्र इलाज है, जो कम से कम दिल्ली में मुझे अभी कम होती हुई दिख रही है। खासतौर पर जो अभी फेस्टिव सीजन है, अभी दिवाली में लोग आएंगे जाएंगे। अभी सदर बाजार की तस्वीर दिखा रहे थे, उसमें तो वो बिना मास्क लगाए हजारों लोग। तो ये निश्चय ही चिंता का विषय है। और अगर ये हुआ तो इकोनॉमी, खासतौर पर दिल्ली और दिल्ली में भी जो अ, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस होगी। एक चिंता की खबर और आ गई है कि अभी दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है कि लोग अपनी अपनी कारों में चल रहे हैं, अपनी अपनी कारों में चलने में सड़क पे ज्यादा भीड़ हो गई है। तो ये पराली तो हर साल हमें परेशान करती है। तो कुल मिला के ऐसा पूरा घुमा फिरा के हो गया है कि अपना स्वास्थ्य और अपनी चिंता सरकार तो जितनी करेगी करेगी, हर व्यक्ति को अपने आप ही करनी होगी। और फ्रांस और ब्रिटेन में हम देख रहे हैं लॉकडाउन दोबारा लौट रहे हैं। एक महीने के लिए ब्रिटेन में घोषित हो गया है। फ्रांस में भी यही हालत हुई है। और अभी प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह फिर से राष्ट्र को संबोधित किया है, और फिर जी से जी। लोगों को आगाह किया है कि भाई, आप लोग ये लापरवाही बिल्कुल ना करें। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है। देखते हैं। जब तक दवा नहीं बन जाती है तब तक एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि लोग अब लापरवाह होते जा रहे हैं, और इसका खामियाजा न केवल उनको, उनके परिवारों को, बल्कि इकोनॉमी को भी किसी ना किसी रूप बिल्कुल में बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
एक मैगजीन की हेडलाइन में देख रहा था आलोक भाई, इसमें शीर्षक लगाया गया है, त्योहारों में महंगाई बम। और हम्म, जब पूरा आर्टिकल मैंने देखा तो वो केवल सब्जी पर, फलों पर, ड्राई हम्म, फ्रूट्स पर, इनकी महंगाई की बात वो कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन है, और अलग अलग जो ऑनलाइन मार्केट्स हैं, अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो या दूसरे जितने भी आपके वैश्विक स्तर की ये दुकानें खुली हुई हैं ऑनलाइन, वहाँ तरह तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं, ग्राहकों को लुभाने की कोशिश हो रही है। मार्केट में भी अलग अलग प्रोडक्ट को जो जब आप देखते हैं तो वहाँ भी तमाम तरह की छूट मिल रही है। तो ये जो कई बार इस तरह के शीर्षक लगा दिए जाते हैं कि त्योहारों में महंगाई बम, और उसमें पता लगता है कि केवल सब्जियों की, फलों की बात की जा रही है। और सब्जियों की और फलों की कीमतें वो सीजनल किन्हीं किन्हीं महीनों में क्यों बढ़ती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो भंडारण की क्षमता उतनी नहीं होती है, कई बार अचानक फसल आती है तो दूसरे कारणों से, और जो लाभ उठाने वाले लोग हैं वो किस किस तरह के खेल करते हैं ये भी हम जानते हैं, आप जानते हैं। तो ये डराने वाला शीर्षक है, या वाकई कुछ महंगाई बढ़ी है कुछ कुछ उत्पादों पर? देखिए, टमाटर, प्याज और आलू, टमाटर, प्याज और आलू, इन तीन सब्जियों का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बाकी सब्जियों से अलग करके देखी जानी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन आता है इको रैप करके, करीब 8-9 महीने पहले उन्होंने पूरा एक इस पे विशेषांक प्लान किया था। उन्होंने विस्तार से बताया था कि जिसे आप महंगाई कहते हैं वो मूलतः सब्जियों में भी इन तीन सब्जियों की महंगाई है। और उसके आधार पर चूंकि पूरे फैसले होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और तमाम सरकारी एजेंसियों के, तो इसके एक इस तरह की व्यवस्था की जाए कि अचानक से 100% और 50% ना बढ़ जाए। आलू की समस्या तो मूलतः जमाखोरी की समस्या है। सरकार ने इस बारे में उपाय भी किए हैं कि 31 अक्टूबर तक भंडारण इसके आगे नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये थोड़ा सा और सख्ती से और एंटिसिपेशन के साथ किया जाए तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आलू और प्याज एक ऐसी खाने पीने की चीजें हैं कि जो बहुत बेसिक खाने पीने की चीजें हैं। प्याज चलो फिर भी आप मान लें, आलू तो बहुत ही बेसिक है, तो इसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और मतलब ये जो महंगाई जिसका आप कर रहे हैं, ये मूलतः सब्जियों में भी तीन सब्जियों की महंगाई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन सेल की, तो करीब 30,000 करोड़ रुपए की बिक्री करीब एक हफ्ते के दौरान ये ऑनलाइन हुई है। और एक कंपनी है चाइनीज एमआई, शियोमी, उसने तो विज्ञप्ति जारी करके बताया कि एक हफ्ते में हमने 50 लाख फोन बेचे। एक चाइनीज कंपनी एक हफ्ते में 50 लाख फोन बेचे। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन जितने फोन वो कंपनी एक हफ्ते में, एक कंपनी चाइनीज बेच पाती है। परचेजिंग पावर का जहां तक ताल्लुक है, इस देश में आप देखेंगे कि कारों की बिक्री का जिस तरह का आंकड़ा आ रहा है, मोबाइल फोन की बिक्री का जिस तरह से आंकड़ा आ रहा है, तो इन्हें देख के तो एक आश्वस्ति होती है कि अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई थी वो वापस आ रही है। लेकिन हाँ, निश्चय ही आलू, टमाटर और प्याज, इसके लिए एक इसके प्रबंधन के लिए एक अलग तरीके से योजना बनानी पड़ेगी। हर साल का ये मामला है और हर साल इन दिनों हम ये सुनते हैं। तो सरकार को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को इस स्तर पर कुछ करना पड़ेगा कि भाई आलू को फिर आप कम से कम विपन्न तबके तक तो पहुंचाइए राशन के जरिए। बाकी जो संपन्न तबका और चीजें खरीद रहा है, तो मोबाइल भी खरीद रहा है, तो आलू भी महंगा खरीद लेगा। पर इसको मैं दूसरे एंगल से भी देखता हूँ कि अगर प्याज और आलू और टमाटर महंगा हो रहा है तो उसका फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए। वो भी दुर्भाग्य से पहुंचता नहीं है, वो भी मिडिल मैन और बीच के लोग खा पी जाते हैं। तो आलू प्याज महंगा होना बड़ी समस्या नहीं, समस्या दरअसल ये है कि इसका जो संपन्नता के जो लाभ, जो फल किसानों तक पहुंचने चाहिए वो भी नहीं पहुंचते। तो वो भी कैसे पहुंचे, इस बारे में व्यवस्थित इंतजाम होने चाहिए। और आलोक भाई, इसी मैगजीन में एक और शीर्षक ने मेरा ध्यान खींचा। शीर्षक लिखा था, आखिर दिखी उम्मीद। एक तरफ वो महंगाई बम की बात कर रहे थे और दूसरे लेख में उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है। और इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में मांग और बिक्री सुधरी है, कारोबार में त्योहारी मौसम के दौरान सुखद पल लौटने की उम्मीद जी, बढ़ गई है।
तो जी ये जी। कौन से कारोबारी क्षेत्र हैं जहां उत्पाद के मामले में भी और बिक्री के मामले में भी सुखद पल दिखाई दे रहे हैं? एक तो सर जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि मोबाइल मोबाइल एक कंपनी ही 50 लाख फोन बेच के चली गई है। अ, कार कार की बिक्री ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ गई है, बल्कि कार बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है मारुति। मारुति के चेयरमैन ने ये बयान दिया कि फिलहाल जीएसटी घटाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मांग हो रही थी कि जीएसटी कम की जाए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बिना जीएसटी कम किए भी हम लोग कार ठीक ठाक बेच पा रहे हैं। कुछ कारों की तो बुकिंग एडवांस चल रही है और सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, टेलीकॉम में मोबाइल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां ऑलमोस्ट पहले की चीजें आ गई हैं। अभी जिन क्षेत्रों में वाकई समस्या है वो अभी है सेवा क्षेत्र, जिसमें आप सर्विस सेक्टर में टूरिंग है, ट्रैवलिंग है, होटल है, बैंकेट हॉल है, ये सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 55% के आसपास है। तो यहाँ अभी बड़े होटल्स में तो चलिए फिर भी थोड़ी बहुत रौनक रंगत आ गई, लेकिन छोटा होटल है, छोटा कारोबारी है, वो भी परेशान है। तो सेवा क्षेत्र में थोड़ी तेजी और आ जाए तो जो एग्रीकल्चर से या मैन्युफैक्चरिंग से, ऑटोमोबाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा सेक्टर है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर रिवाइव कर रहा है तो उसमें रोजगार से लेके और टैक्सेशन से लेके हर तरह का फायदा है। लेकिन जो होटल है, जो कि टूर ट्रैवल है, छोटा मोटा जो शादी में बैंड बाजा बजाता है, वो अभी थोड़ा सा संकट में है। तो वो मुझे लगता है कि उसे आने में 2-3 महीने का वक्त और लगेगा। तो रंगत है। और अब तो मुझे ये भी लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि -10% और -8%, मेरे ख्याल में -8 ना रह के -5 और -4 पे ही बात, उतना गड्ढा ना हो, गड्ढा थोड़ा कम गहरा हो। तो ऐसी उम्मीदें हमें बनती हुई दिखाई पड़ती। और आलोक जी, दशहरे से लेकर के नए साल तक ये त्योहारों का मौसम चलने वाला है। जी बिल्कुल। तो इसमें कुछ क्षेत्रों का तो आपने जिक्र कर दिया है, हम्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी आपने जिक्र कर दिया है, ई कॉमर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन हम्म, रियल इस्टेट और जिसका आपने हल्का सा जिक्र किया है, ट्रेवल हम्म, और टूरिज्म, जी जी जी। ये ये जो दो क्षेत्र हैं, ये अगर और खुल जाते हैं हम्म, तो अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और सुधरेगी। देखिए रियल एस्टेट में ओमकार भाई दिक्कत क्या है कि दिक्कत खाली इस कोविड की नहीं है। कोविड से पहले भी रियल सेक्टर में दिक्कत थी। दिक्कत रियल एस्टेट में क्या है कि जो 15 लाख से 30 लाख तक के फ्लैट हैं, वो पहले भी बिक रहे थे, अब भी बिक रहे हैं। अभी भी जो आप ऐड देखेंगे वो 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख के तो बहुत तेजी से बिक जाते हैं। लेकिन जो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वाले जो फ्लैट्स हैं और लग्जरी वाले फ्लैट्स हैं, उसकी बिक्री में दिक्कत पहले भी थी और अब वो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई। तो दूसरा एक बड़े संकट ये कि मतलब एक रियल एस्टेट के कंपनियों ने सोच दिया कि हम तो इस रेट से कम बेचेंगे ही नहीं। अभी उस रेट से कम आप बेचेंगे नहीं और कस्टमर वो खरीदना चाहता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कितना लेके आना है। तो वो पहले कोविड से पहले उस पर पुनर्विचार करने को रियल एस्टेट वाले तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब कोविड के बाद उसमें भाव कम किए जा रहे हैं। और देखिए मकान एक बहुत बेसिक जरूरत है। तो अभी एक चेंज पिछले 1-2 साल में आ गया कि लोग एक मकान खरीदते थे रहने के लिए, एक मकान को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कभी आगे खरीद के आगे बेच देंगे। अभी वो इन्वेस्टमेंट पर्पज वाला है, वो मामला अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी हद तक रियल एस्टेट वाले जिम्मेदार हैं। ये आम्रपाली, सुपरटेक, इन सब बड़े बड़े बिल्डर्स ने इतना ठगा है इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर अब डर गया, भाई अब पैसा लगाना ही नहीं है यहाँ पे। तो इस अविश्वास के चलते कोई ठीक ठाक बिल्डर भी आता है तो वो अब अ, मतलब उससे लेने में डरता है आदमी। हालांकि उसके बाद बहुत सारे स्टेप सरकार ने लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक आशंका का माहौल है। तो इन्वेस्टमेंट वाली जो एक डिमांड होती थी कि साहब एक बंदे ने खरीद लिया मकान रहने के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अब खत्म हो गई। तो वो जो आर्टिफिशियल तेजी थी वो तो मुझे ही लगता है आएगी। और जहां तक 15 से 30 लाख मकानों के, 15 से 30 लाख प्राइस रेंज की बात है, वो तेजी बिल्कुल है। लेकिन जो लग्जरी वाला सेगमेंट है 1 करोड़ 2 करोड़ का, निकट भविष्य में मुझे उसमें आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो रियल एस्टेट में अभी उस सेगमेंट में तेजी धीमे धीमे बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन 4-5 महीने में वो आपको
पूरा दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन वो आर्टिफिशियल तेजी जो होती थी कि एक बंदा दो तीन फ्लैट रख के चलता था, वो मुझे नहीं लगता कि अभी लौटने वाली। अच्छा, बीच में एक खबर ये भी आई थी आलोक जी हम्म, कि जो चीनी प्रोडक्ट हैं उनके प्रति ग्राहकों की कुछ उदासीनता देखी जा रही है इस त्योहारी मौसम में। इस खबर से बहुत लोगों ने बहुत सारी खबरें चलाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, मुख्य धारा के दूसरे मीडिया में भी। लेकिन आपने अभी बताया कि करीब 50 लाख हैंडसेट तो एक ही कंपनी ने एक बेच कंपनी दिए चीन। तो क्या ये खबर सही नहीं है जो फैली थी बीच में कि चीनी प्रोडक्ट के बीच के प्रति लोगों में ना मतलब अनिच्छा देखी जा रही है? और ये भी उससे जोड़ा जा रहा था कि चूंकि चीन भारत के प्रति आक्रामक है, पूर्वी लद्दाख में चीनी सेनाएं कुछ ज्यादा ही दुस्साहस दिखा रही हैं, इसलिए लोगों में नाराजगी है। तो ये खबर सही है या गलत है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ओंकार भाई, अगर आप जमीन पे जाके देखें, आप तो हरियाणा से आते हैं, आप हरियाणा में दिल्ली से चलें पानीपत और सोनीपत की ओर, तो एमआई, वाइवो, इन कंपनियों के शोरूम आपको उन गांवों में दिखाई पड़ेंगे जो 10 साल पहले 5 साल दिखाई नहीं पड़ते थे। एमआई का तो आपको एक मोहल्ले में दो भी दिखाई पड़ सकते हैं। और ये आंकड़ा 50 लाख जो कंपनी प्रेस लिस्ट जारी करके बता रही है, और ग्राउंड रियलिटी में देखता हूँ कि 10 में से 8 फोन चाइनीज है, तो मुझे क्या लगता है कि देशभक्त होने के नाते हम सब लोग चीन के भयंकर विरोधी हैं कि हमारे सैनिकों की हत्या करता है, मारता है। लेकिन जब आप कस्टमर के बतौर कस्टमर जाता है दुकान पे अपना 10,000 20,000 रुपए खर्च करने, फिर वो कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, तो उस तुलना में क्या पाता है कि भारतीय ब्रांड तो है ही नहीं। भारतीय ब्रांड जो माइक्रोमैक्स और लावा के जमाने में हुआ करते थे, वो तो ब्रांड खत्म ही हो गए। अब फोन आपकी बहुत सख्त जरूरत है, इसके बिना काम चलता नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन बनता है? या तो एप्पल पे जाइए, एप्पल 1 लाख से ऊपर है, वो भी अमेरिकन है, वो अफोर्ड कर नहीं सकते। सैमसंग भी कम से कम इससे दोगुनी रेंज से शुरू होता है। तो उस स्थिति में मतलब मन मारते हुए, ना चाहते हुए भी, कि फिर बंदा फिर चाइनीज फोन पे आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भावनात्मक एंगल से जब व्यक्ति सोचता है कि यार चीन हमारे सैनिकों को मारता है, हमारे साथ बदमाशी करता है, तो इसके साथ कुछ बुराई होना चाहिए। लेकिन जब वो बाजार में जा रहा है, तो बाजार में कोई फोन भारतीय अवेलेबल तो हो। अभी हम सुन रहे हैं कि माइक्रोमैक्स लॉन्च करेगा। तो अगर भारतीय फोन आ जाएंगे तो निश्चय ही मतलब भारत देशभक्त तो है ही, लेकिन जो कि मजबूरी के सौदे हैं तो कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी एक खबर ये है कि सैमसंग का मार्केट शेयर पहले से बढ़ गया, यानी चीन वाले फोन पहले के मुकाबले तो कम हुए हैं, लेकिन वो जो कम हुए उसका फायदा किसे मिला? वो सैमसंग को मिला। सैमसंग कोरियन कंपनी है। तो मतलब हम सबको भारतीय होने के नाते सोचना ये चाहिए कि हम अगर मंगलयान बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं, तो मोबाइल में ऐसी कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते? तो हमारे उद्यमी भी कहीं ना कहीं, ओंकार भाई, इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो स्वदेशी के नाम पर हम ये नहीं कर सकते कि अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लें। भाई अगर 10,000 का 12,000 का चाइनीज कंपनी दे रही है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? वो प्रॉफिट बना के दे रहे हो तो आप भी दे सकते हो। तो हमारे उद्यमियों के सामने भी चैलेंज है कि साहब ये उसको, चीन को आप सिर्फ बातों से नहीं हरा सकते। हमारे सैनिक लद्दाख में अपने हिम्मत से हरा रहे हैं, तो उद्यमिता से हमारे यहाँ हराना चाहिए। और निश्चय ही अगर भारतीय उत्पादन अवेलेबल है, उस पर सारे फीचर्स हैं, तो कस्टमर भारतीय पे जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी ये है सर कि अभी भी आप जाएं तो आपको चाइनीज फोन ही बिकते हुए दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने समय ओंकार निकाला भाई, और ओंकार कई भाई थैंक मुद्दों यू। पर। थैंक यू सो ओंकार भाई मच। थैंक ओंकार भाई थैंक